Hello everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the second part of the chapter second, The Sound of Music. इसका सेकंड पार्ट जो है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। ये सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो पहले बिस्मिल्लाह खां के बारे में बता दें कि ये काफ़ी बड़े ही फेमस सहनाई वादन थे। और ये जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के स्पीच से पहले बिस्मिल्लाह खान जी ने ही अपना जो है सहनाई बजाया था। तो काफ़ी फेमस थे, इनके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली ये जो एंशियंट बिहार के प्रोविंस थे वहाँ से बिलोंग करते थे। फिर उसके बाद बनारस में चले गए, बनारस में रहने लगे। तो काफ़ी फेमस थे क्योंकि इनका फेमस इस बात से भी पता चलता है कि ही वॉज अवॉर्डेड द इंडियाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिविल अवार्ड भारत रत्न, यानी कि इनसे इनको नवाजा गया। तो अब यहाँ पर लिखा है कि डू यू नो दीज पीपल्स व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। तो अब इसमें से जो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा, तो मैं तो कुछ को जानता हूँ कि जो सबसे पहला है वो आपका हरिप्रसाद चौरसिया है। उसके बाद जो तबला है वो जाकिर हुसैन है। नीचे में जो है सबसे इस साइड में वो आपका अमजद अली खान है। फिर अब ये जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो ये जो आपका सहनाई बजा रहा है वो आपका कौन, ये रहा बिस्मिल्लाह खां। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब इसके बारे में क्या है कि थिंक ऑफ द सहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, यानी कि आप सहनाई के बारे में सोचेंगे सबसे पहले जो आपके माइंड में आता है वो क्या आता है, इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेज़न और अ फंक्शंस। यानी जब भी आप सहनाई के बारे में सुनते हैं सोचते हैं तो आपके सबसे पहले आता है कि जब कोई वेडिंग होता है, कहीं शादी हो रही है, तो इस तरह का फंक्शन होता है, वहाँ सहनाई की आवाज़ आपको सुनाई देता है। द नेक्स्ट वुड बी प्रोबेबली बी द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और दूसरा जो आपको याद आएगा वो क्या आएगा कि अगर सहनाई बज रहा है तो कौन बजा रहा है, यानी किसके आवाज़ निकल, तो वह है बिस्मिल्लाह खान के। सहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। अब मैस्ट्रो किसको कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को मैस्ट्रो कहा जाता था, गावस्कर को कहा जाता था, डॉन ब्रॉडमैन को। क्यों? तो अपने फील्ड में जो सबसे बड़े कलाकार होते हैं, अपने फील्ड के जो महारथी होते हैं, उसको मैस्ट्रो कहा जाता है। समवन हु इज़ अ ग्रेट अचीवर इन हिज और हर ओन फील्ड इज़ कॉल्ड द मैस्ट्रो। किसी भी चीज़ में हो सकता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। कहते हैं एम्परर किसको कहा जाता है? जो राजा हुआ करते थे उसी को किंग या उसको एम्परर कहा जाता है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। जो एम्परर, जो मुग़ल डायनेस्टी जो थे, हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले मुग़ल डायनेस्टी थे यहाँ पर। तो मुग़ल डायनेस्टी में एक बड़े जो किंग थे उसका नाम औरंगजेब थे। तो उन्होंने क्या किया था, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम कि पुंगी था, उसको अपने रॉयल रेसिडेंस में बजने से मना कर दिया था। उसका क्या कारण था? इट हैड ए श्रील अनप्लेजेंट साउंड। श्रील का क्या मतलब होता है? हैविंग अ लॉर्ड और अ हाई साउंड दैट इज़ अनप्लेजेंट, यानी कि जो उसका साउंड निकलता था वो काफ़ी शार्प था, यानी कि आपके कानों में जाने के बाद हो सकता झंझनाहट हो जाए या आपको अच्छा ना लगे, तो इस तरीके से उसको बंद कर देता है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। अब ये जो जेनरिक होता है या जेनरिक कहते हैं उसको, ये होता क्या है? जेनरिक होता है अ नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज ए होल। यानी जैसे अगर हम कह सकते हैं कि जो पोंगी जो था वो जो रीडेड नॉइज मेकर था उसका एक जेनरिक नेम था। तो अब ये रीड का क्या मतलब होता है? तो रीड होता है, मान लेते कि जो कोई भी होलो सब्सटेंस से बनता है ना, मान लीजिए कि होलो सब्सटेंस जैसे कि फ्लूट बनता है या फिर सहनाई बनता है या फिर जो पुंगी बनता था, तो उसमें बीच में क्या होता है? होलो होता है, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ आवाज़ निकलता है। तो इस तरह के जो भी प्लांट वगैरह या जो भी था, मतलब उस चीज़ों से जो कोई चीज़ बनता है उसको हम जेनरिक कहते हैं। जैसे कोई जेनरिक आपको मेडिसिन होता है, जैसे पैरासीटामोल होता है, तो पैरासीटामोल जो होता है उससे काफ़ी जो है हर एक अलग अलग ब्रांड के जो है अलग अलग दवा जो है बनता है।
तो जैसे क्रोसिन है या फिर हम कह सकते हैं और भी कोई दवा वगैरह है, तो इस तरीके का, तो जेनेरिक हम उसको कहते हैं। तो पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर, यानी कि वो रीडेड का मतलब बता दिए कि द होलो स्टेम ऑफ एनी और अ वेरियस टाइप ऑफ टॉल स्टिफ प्लांट को हम कहते हैं रीडेड, तो उससे बनता था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, शायद ही किसी को पता था कि एक दिन जो ये पुंगी को बंद कर दिया गया था, ये रिवाइव किया। रिवाइव का क्या मतलब होता है? गिव अ न्यू शेप, यानी कि जो चीज़ें थी उसको एक नया तरीके से बना करके पेश करना। तो शायद किसी ने शायद ही सोचा होगा कि इसको ये रिवाइव भी होगा। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन, यानी ये जो रिवाइव किया था वो किसने किया था कि एक बार्बर था, उसका फैमिली तो था। तो बार्बर किसको कहते हैं? जो नाई होता है। तो बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन, और वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। हु हैड एक्सेस हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस, यानी जो एक बार्बर था उसका अब एक्सेस का यहाँ पर मतलब पहुँच हुआ, यानी कि एंट्री, यानी उसका रॉयल प्लेस में आना जाना था, जहाँ पर क्यों जाया करता। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, और एक दिन डिसाइड किया कि जो पुंगी था उसका जो टोनल क्वालिटी था, यानी कि जो जिस तरीके से बजता था उसको इम्प्रूव किया जाए। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम, और उसने चूज़ किया, जैसे कि हम देखते हैं ना कि बैम्बू होता है, तो बैम्बू के ऊपर वाले पार्ट में जो होता है होल, पूरा बैम्बू में ही होल होता है, ऊपर वाला पतला होता है। बैम्बू के छोटे टाइप से जो फ्लूट भी उसी के एक जो जेनेरिक होता है उसी से बनता है। तो ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम, यानी कि जिसमें कि ऑलरेडी होल हो, उसको उसने एक चूज़ किया लिया, एक स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि एक लंबा भी था और पुंगी से बड़ा भी था। एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पे आप देखेंगे फ्लूट से आप कंपेयर करेंगे शहनाई का, तो देखेंगे कि फ्लूट में पतला होता है और शहनाई का थोड़ा सा मोटा सा होता है। तो यानी कि उसमें नेचुरल होल होता है, करने की जरूरत नहीं होती है, होलो ही होता है, बस ऊपर में जो है थोड़ा सा होल करने की आवश्यकता है। तो उसने क्या किया कि इसीलिए लिखा हुआ कि he chose a pipe with a natural hollow stem that was a longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe, और उस पाइप पे जो 7 होल बना दिया। when he played on it, जब उसको बजाए, closing and opening of the same of these holes, यानी उसको जो होल था उसको कभी बंद करता था कभी, soft and melodious sound were प्रोड्यूस्ड, यानी कि सॉफ्ट एंड मेलोडियस, यानी कि मेलोडियस का मतलब क्या होता है? काफ़ी अच्छा, यानी उससे साउंड निकला। आप देख सकते हैं इसमें आप ये पोंगी है और ये शहनाई है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस। अब रॉयल्टी का मतलब क्या हुआ? राजा जो किंग थे उनके सामने में, और सब वहाँ पर जो है काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ, काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ उससे, जो उसकी आवाज़ निकली उससे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, यानी कि जो पुंगी से जो इंस्ट्रूमेंट था उसका काफ़ी अलग जो आवाज़ निकला, तो उसको सोचा कि एक नया नाम दिया जाए। सो एज द स्टोरी गोज, यानी इसी तरीके से सुनाई स्टोरी बढ़ा कि कैसे उसका नाम पड़ा। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई, यानी कि ये स्टोरी ये बना कि सबसे पहले जो शहनशाह थे या शाह थे एक तरह से, उनके चैम्बर में, यानी कि उनके महल में, और चूँकि ये बार्बर के द्वारा प्ले किया गया तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया शहनाई। तो यही स्टोरी इसकी है कि कैसे इसका नाम पड़ा। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस क्या होता है? काफ़ी पवित्र, यानी कि जो शहनाई का जो साउंड था उसको काफ़ी पवित्र माना जाने लगा। आप ऑस्पिशियस का दिया होगा, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग द गुड फॉर्चून, वही मतलब हुआ। And for this reason it is still played in the temple and in the indispensable component of any North Indian wedding। यानी अब सोचिए कि शहनाई वादन जो थे बजाने वाले, नाम जो है उसको बजाने वाले थे मिसला खाना, और बजता कहाँ था? टेम्पल में। यानी कितनी हम लोग अच्छे, मतलब एक तरह से ये है कि हम लोग कितना मैत्रीपूर्ण संबंध है हम लोगों का, कितना हम लोग अच्छे अच्छे तरीके से
जो डाइवर्सिटी कहते हैं, डाइवर्सिटी का एक पहचान है कि एक जो है शहनाई बजता था और बजाने वाले मुस्लिम और वो भी हिंदू टेम्पल में बजता था। कितना हम लोग का रिच हेरिटेज है या कल्चर है, इससे हम लोग को पता चलता है। तो जो शहनाई था वो आगे जा करके पता चलेगा, फिलहाल पता नहीं चला। तो द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू कंसीडर ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन वेली। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है कि जिसको आप टाल नहीं सकते, जिसको हटा नहीं सकते, यानी कि ये फिर इतना ऑस्पिशियस माने जाने लगा कि ये टेम्पल में भी बजता था और जब कोई शादी होता था तो वहाँ बजना तो तय था, यानी इनके बिना शादी, ये बजे बिना शादी को हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको इंडिस्पेंसेबल लिखा होगा, इसका मीनिंग दिया होगा, विदाउट विच पीस ऑफ वर्क कैनॉट बी डन। ठीक। द शहनाई इन द पास्ट, द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एनसेम्बल को ये जो एनसेम्बल लिखा है इसको हम प्रोनाउंस कहते हैं एनसेम्बल या असम्बल भी कहा जाता है, यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं ऑनसम्बल भी कहा जाता है। तो ये एक ये जो ऑनसम्बल होता है इसका मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो यानी ये जो पास्ट में शहनाई जो था ये एक पार्ट था, पार्ट ऑफ द नौबत, यानी कि ये उर्दू वर्ड है, या फिर ट्रेडिशनल असेंबल जो होता है 9 इंस्ट्रूमेंट का फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स, यानी कि 5 जो 9 इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे उसी का एक पार्ट है ये शहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल और वेडिंग, और फिलहाल जो है इसको अब टेम्पल और वेडिंग में भी यूज़ किए जाने। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, इसको वर्ल्ड स्टेज पे लाने के लिए, फेमस बनाने के लिए किसको क्रेडिट जाता है? ये क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज द 5 ईयर ओल्ड, अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया कि एज द 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, यानी पहले आप पता कि इंडिपेंडेंस से पहले अलग अलग स्टेट हुआ था, बिहार में भी काफ़ी सारे स्टेट हुए, तो बिहार आज जो है एंशिएंट जिसको बिहार कहते हैं उसमें एक स्टेट था डुमराव। तो यानी डुमराव जो था उसमें एक जगह था, यानी वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान जो था गिल्ली डंडा जानते हैं कि छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा होता है और बड़े से लकड़ी के टुकड़े से मार के खेला जाता है, तो उसको कहते हैं गिल्ली डंडा, कभी देखे होंगे। The 5-year-old Bismillah Khan played gilli danta near the pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Balaji temple to sing a Bhojpuri chait, at the end which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj. और फिर क्या करते थे, वहाँ गिल्ली डंडा खेलते थे और अक्सर जो है जाया करते थे कहाँ पर, वहाँ पर नज़दीक में एक बिहारी जी टेम्पल था जिसमें कि वो भोजपुरी चैतिया गाया करता था, यानी सॉन्ग होता है भोजपुरी चैत, वो गाया करते थे। और जब वो सॉन्ग ख़त्म होता था एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, और उनको 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था महाराज की तरफ से। दिस हैपेंस 80 ईयर्स अगो, यानी बिस्मिल्लाह खान ये जब ये बुक छपी या जिस समय में एक लिखा गया था, उस समय की सर कह रहा है कि ये जो घटना हुई थी 80 साल पहले की है। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो एंड लिटिल बॉय हैड ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, यानी वो गिल्ली डंडे खेलने वाला इंसान काफ़ी आगे निकल चुका और इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था जिसके बारे में शुरुआत में कहा था भारत रत्न, वो उनको दिया गया। 2006 में दिया गया था शायद, 2006 में शायद उनकी डेथ हो गई थी, उससे पहले दिया गया था, देखते हैं आगे कहीं दिया होगा। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960, यानी कि उनका जो जन्म हुआ था 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू द वेल नोन फैमिली ऑफ द म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, यानी कि वो एक फैमिली थे म्यूजिशियंस के, उसके फैमिली से बिलोंग करता था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, यानी उसके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वाज अ शहनाई वॉच, यानी कि वो भी शहनाई बजाते थे, ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट, यानी भोजपुर आप जानते हैं भोजपुर जो जहाँ पर ये महाराज 1857 का जो कुंवर सिंह, हाँ भोजपुर के राजा हुआ करते थे कुंवर सिंह, तो ये उनके
कोर्ट में ये गाना गाया करते थे। हिज फादर्स पैगंबर बख्श, यानी उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, यानी कि उनके और भी जो पैटर्नल जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो भी शहनाई बजाया करते थे। द यंग बॉय टू म्यूजिक अर्ली द यंग बॉय टुक म्यूजिक टू अर्ली इन हिज लाइफ, यानी ये जो बिस्मिल्लाह खान जी थे, ये अपने शुरुआत के जीवन में जो है ये म्यूज़िक को सीखना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, नौ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, यानी जब उनको छोटे उम्र में उनकी मदर जो है बनारस ले जाया करती थी, तो वो अपने जो अंकल थे यानी कि उसके जो मामा थे, बिस्मिल्लाह वॉज काफ़ी फैसिनेट का मतलब क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के कोई चीज़ को देख करके आकर्षित होना या फिर उसमें पूरे तरीके से लीन हो जाना। तो बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, यानी जब उसके अंकल प्रैक्टिस किया करते थे वो देख करके काफ़ी इंटरेस्ट लेता था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और फिर जो है उसके जो अंकल थे उसके साथ वो जाना शुरू कर दिए थे। अली बख्श द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और फिर जो है अली बख्श जो उनके अंकल थे उनके साथ वो जो है विष्णु टेम्पल था बनारस में, यही बताने की कोशिश कर रहे कि एक मुसलमान एक हिंदू टेम्पल में बजाया करते थे। कितने हम लोग मतलब मिलजुल करके रहने वाले इंसान रहे हैं, यानी भारतीय कल्चर कितना रिच है, यही दिखाता है कि विष्णु टेम्पल में बनारस वेयर वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। Ali Baksh would play the Sehnai and the Bismillah would sit captivated for hour and on end, यानी जब अली बख्श थे वो क्या करते थे, शहनाई बजाया करते थे, और बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो पूरा कैप्टिवेट हो जाते थे। कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ में आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना, यानी कि आपको फिर कुछ पता नहीं चलता है, कम्प्लीटली होल्ड और अटेंशन समबडी इज बीइंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, यानी कि वो हो जाते थे। कब तक, जब तक वो चलते रहता था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और फिर धीरे धीरे वो भी सीखना शुरू कर दिए इंस्ट्रूमेंट को और प्रैक्टिस किया करते थे थ्रू आउट द डे। 4 years to come the temple of Balaji and Mangla Maya and bank of Gangas become young apprentice favorite haunt where he could practice in solitude, यानी अब जब समय बीते गया तो फिर वो क्या कहे, कहाँ कहाँ जाते थे, बालाजी टेम्पल, फिर उसके बाद जो मंगला मैया का टेम्पल एंड द बैंक ऑफ गंगा, यानी कि गंगा के किनारे जो जा करके बिकेम अ यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट। अब हॉन्ट्स का यहाँ पर अप्रेंटिस क्यों होता है, अप्रेंटिस होता है जब आप नए में कोई चीज़ सीखते हैं तो आप यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई होती है तब जब आप कुछ सीखते तो आपको अप्रेंटिस कहा जाता है। तो यानी वो जो यंग बॉय हुआ थे बिस्मिल्लाह खान जी, वो क्या करते थे, गंगा किनारे जा करके, यहाँ पर हॉन्ट्स का मतलब हुआ जहाँ पर आप अक्सर जाया करते हैं, जो आपका फेवरेट जगह कह सकते हैं, तो वो गंगा किनारे जा करके वहाँ पर अकेले, सॉलिट्यूड का मतलब अकेले में प्रैक्टिस किया करते थे। यानी धीरे धीरे सीखना शुरू किए, और उसके बाद फॉर ईयर्स टू कम टू टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, यानी अकेले में एकांत में प्रैक्टिस किया करते थे। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द flowing waters of the Ganga inspire him to improve the invent rags that were earlier considered to beyond the range of Sehnai, यानी जो गंगा की जो पानी फ्लो किया करती थी, यानी तो वो जो फ्लोइंग वाटर्स था गंगा का, वो उनको इंस्पायर करता था कि एक नया जो है राग इन्वेंट करे, और फिर उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया नया राग जो कि शहनाई में बड़ा ही मुश्किल माना जाता था। तो अब यही है कि द flowing waters of Ganga inspire him to improvise and invent। improvise का मतलब होता है जो राग होता है उसको एक और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, और इन्वेंट का मतलब होता है नया बनाना। तो ये दोनों चीज़ किया करते थे वहाँ पर बैठ करके। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। अब ये
14 साल के उम्र में बिस्मिल्लाह खान जी अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पर गए। एंड द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब वो ख़त्म हुआ, उस्ताद फयाज़ खां पेटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, यानी कि उसके पीठ पे चावशी दे करके कहा, वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, यानी आप मेहनत करो, तुम जरूर ही सफल पाओ। देखिए यू के साथ शैल लगाया है। अक्सर ये जब आप कोई प्रॉमिस या इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तब लगता है ये सब, तो ये ग्रामर का रूल है। तो वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, यानी कि मेहनत करो तुम जरूर सफल हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अब ब्रेक का यहाँ पर मतलब होता है, कहते हैं ही गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक इन दैट मूवी, ही गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक देयर, यानी पहली बार जब आपको चांस मिलता है तो उसको हम कहते हैं। तो यानी जब ऑल इंडिया रेडियो का इलाहाबाद में जब सेंटर खुला, तो विद ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, इन 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का सेंटर खुला, तो बिस्मिल्लाह खान को वहाँ पर बड़ा सा ब्रेक मिला, यानी कि गाने की जगह मिली। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, और फिर तुरंत ही लोग उनको सुना करते थे रेडियो पर शहनाई बजाते हुए। ही सून बिकम रेडियो। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nations with his शहनाई। अब ये बताने की कोशिश करता है कि हम अपने चीज़ों को कैसे बचा करके रखना। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान जी ने सबसे पहला वो थे, बिस्मिल्लाह खान जी ने अपने शहनाई से लोगों का बजा करके मनोरंजन किया था। फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट नेशंस, यानी लोगों को बधाई दी किससे से, शहनाई बजा के। ही पोर हिज हार्ट आउट इन टू द राग कैफी, और वहाँ पर जो राग गाया वो था राग कैफी। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू द ऑडियंस विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जितने सारे वहाँ पर, यानी जब उनको चांस मिला तो कहते हैं कि ही पोर हिज हार्ट, यानी दिल निकाल करके रखते, इतना शानदार गाया। और वो जो गाया वो क्या था, राग कैफी था, जो कि रेड फोर्ट से गाया गया था। और उस ऑडियंस में कौन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट एंड डेस्टिनी स्पीच, जो कि अपना फिर बाद में उनके बिस्मिल्लाह खां जी के शहनाई के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना स्पीच दिया था, ट्राइस्ट एंड विद डेस्टिनी, यानी कि एक ये है कि ट्राइस्ट का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ आपको मिलता है और फिर मिलने के बाद उससे सफलता कैसे हासिल करते हैं, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो इंडिया में भी और बाहर में, इंडिया से बाहर भी काफ़ी मेमोरेबल, यानी कि यादगार परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वॉज टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सुवेनियर, यानी जब वो सबसे पहला जो उनका बाहर का ट्रिप था इंडिया से, वो था अफगानिस्तान। वहाँ के जो किंग थे जहीर शाह, वो काफ़ी सरप्राइज हो गए थे, वॉज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो, यानी कि वो मेस्ट्रो के द्वारा इतना सरप्राइज हो गए थे, इतना एक तरह से हम कह सकते हैं कि आकर्षित हो चुके थे, मैंने अट्रैक्टेड और चार्म कह सकते हैं, कि उन्होंने क्या किया, ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट दिया, एंड अदर सुवेनियर का मतलब और भी चीज़ें होती हैं। जैसे आप हॉलीडे वगैरह पे जाते हैं घूमने के लिए, कुछ चीज़ परचेज करके लाते हैं ना, ताकि आपको यादगार रहता है कि आई विजिटेड दैट प्लेस, सो दिस थिंग्स विल कीप रिमाइंडिंग यू टू विजिटिंग दैट प्लेस, तो उसी को हम सुवेनियर कहते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली ऑन वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक, सिर्फ जो किंग ऑफ अफ़गानिस्तान थे वही फैसिनेट नहीं हुए थे, वही आकर्षित या वही अट्रैक्ट नहीं हुए थे उनके म्यूज़िक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे, वॉज सो इम्प्रेस्ड, इतना इम्प्रेस्ड हो गए थे उससे, इतना उनको चालने लगे कि आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी सन। ये इतने वो उनसे आकर्षित हो चुके थे और उससे मज़ा आया था उनको सुन करके कि उन एक फेस्टिवल में कि उन्होंने क्या किया, अपने फिल्म का नाम दे दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, जो फिल्म था काफ़ी हिट हुआ था। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस वाज दिल की खिलौना है
टूट गया, यानी उसमें से जो गाने थे उसमें एक ये भी था, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी द नेशन वाइड चार्ट बस्टर, यानी कि काफ़ी, ये चार्ट बस्टर का मतलब काफ़ी हिट हुआ यानी उनका ये सॉन्ग। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन द फिल्म्स वर लिमिटेड टू टू, यानी कि इतने सफलता के बावजूद ये गाना, ये मूवी इतना हिट हुआ। जो बिस्मिल्लाह खान का फिल्म का वेंचर था, वेंचर का मतलब होता है कोई चीज़ जब आप करते हैं जिसमें रिस्क होता है या फिर कोई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, वो 2 ही मूवी तक लिमिट रह गया। कौन कौन सा? विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड द विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, यानी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर था चांदनी अपना। ये दोनों मूवी के अलावा और भी ज़्यादा सफलता उनको नहीं मिला और चांस ही नहीं मिला। I just cannot come to term with the artificiality and the glamour of the films, he says with emphasis। यानी वो जोर दे करके ये कहते हैं कि उनको ये आर्टिफिशियलिटी जो है फिल्म में जो होता है, आर्टिफिशियल चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, और ग्लैमर जो होता है, चकाचौंध जो चीज़ थी, उस चीज़ को उनको पसंद नहीं आया था। अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट। थिक एक फास्ट फ्रेज होता है जब आपको कोई चीज़ मिलने लगता है अच्छी खासी, जैसे कहते हैं ना, ही इज़ गेटिंग थिंग्स थिक एंड फास्ट, इसका मतलब कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने लगा है ये सब चीज़। तो यानी कि उनको अवार्ड जो है थिक एंड फास्ट मिलने की, हर तरफ से जो है अवार्ड मिलने लगा है, रिकॉग्निशन मिलने लगी है। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform the prestigious Lincoln Central Hall in United States of America। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन थे जिनको कि इनवाइट किया गया था लिंकन, जो अब्राहम लिंकन थे, उनके नाम पर जो हॉल बना था उनमें गाने के लिए या परफॉर्म करने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्टेरियल। ये मॉन्टेरियल कहाँ पर है? कनाडा में है। उसके बाद कैन्स फिल्म फेस्टिवल, ये कैन कहाँ पर है? फ्रांस में है। और फिर उसके बाद फ्रांस फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर, यानी कि ये जापान में, यानी इन सब जगहों पर भी उनको परफॉर्म करने का मौका मिला। सो वेल नोन डिड ही बिकेम द इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी इतने वो वर्ल्ड फेमस हो गए इंटरनेशनली कि उनके नाम पे तेहरान कहाँ पर है? ईरान में। उनके नाम पे एक जो है हॉल बना, ऑडिटोरियम बना दिया, जिसका नाम रखा गया कि तेहरान वॉज अ नेम आफ्टर हिम, तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम बना। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, यानी कि ये जो सिविलियन अवार्ड होता है उसमें सबसे छोटा यही होता है पद्मश्री, फिर होता है पद्म भूषण और पद्म, और भारत रत्न जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि 2001 में दिया गया था, इसलिए मैंने कहा था कि 2006 में शायद उनकी डेथ हो चुकी थी। सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न विद द कोवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। अब कोवर्टेड का मतलब होता है जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी स्ट्रांगली डिज़ायर होता है हर किसी को कि भारत रत्न मिल जाए। अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिटरिंग विद द रेयर हैप्पीनेस, ही सेज ऑल आई वुड लाइक टू से टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक। बस वो जब मिला तो उन्होंने बस यही कहा कि मैं यही सिर्फ कहूँगा कि अपने बच्चों को आप जो इंडियन म्यूज़िक है वो सिखाइए। दिस इज़ द हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, और ये जो है भारत की सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यानी कि इंडिया का तो है इसलिए इंडियन को तो सीखना चाहिए, क्योंकि अब इतना ये फेमस है कि बाहर के लोग भी इसको आकर के सीखने लगे। In spite of having travel all over the world, यानी कि पूरी दुनिया घूमने के बावजूद भी खान साहब as he is fondly called is exceedingly fond of Banaras and Dumrao as they remain for him the most wonderful town of the world। यानी पूरी दुनिया के घूमने के बावजूद भी जो खान साहब थे यानी बिस्मिल्लाह खान के लिए ही इज़ अ फाउंडली कॉल, यानी कि वो काफ़ी शौकीन थे, यानी कि वो अपने कहाँ के शौकीन थे, कहाँ से उनको प्यार था? बनारस से और फिर डुमराव से। और दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन, यानी कि दुनिया में ये जो बनारस थे डुमराव में
वो डुमराव जो थे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस जगह उनके लिए थे और सबसे ज़्यादा लवेबल जगह थे। वो होता ना कि इसी को कहते हैं डाउन टू अर्थ मैन, और जो इंसान ज़मीन से जुड़ा होता है इसी को कहते हैं कि पूरे दुनिया घूम कर लिए लेकिन उनको बनारस और डुमराव से अच्छा कोई भी वंडरफुल जगह नहीं लगा। A student of his own wanted him to head a Sehnai school in USA। एक उनका अपना स्टूडेंट था, वो चाहते थे कि एक जो है सहनाई का स्कूल खोला जाए यूएसए में। एंड स्टूडेंट्स प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ द बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल ईयर। और फिर वो स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि जो बनारस का एटमोसफियर है उस तरीके का एटमॉस्फेयर हम यहाँ पर बना देंगे बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर। यानी कि टेम्पल का रेप्लिकेट का मतलब होता है हू बहू कॉपी करके कोई चीज़ प्रेजेंट करना, यानी कि उस तरीके से टेम्पल भी बना देंगे। लेकिन जब बिस्मिल्लाह खान से कहा तो बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो कहा कि ठीक है, सब कुछ तो कर दोगे, क्या गंगा रिवर को ला दोगे वहाँ से? इसी को कहते हैं प्रेम और अफेक्शंस। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन। और इसीलिए बाद में वो सुना जाता है कि वो कह रहे थे, मैंने कि ये इस तरीके से दैट इज़ वाई वेन एवर आई सॉरी लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, यानी फिर बाद में यानी वो याद किया जाता है कि उन्होंने ये बात कहा था। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि लेटर ही इज़ रिमेंबर, वो याद किया जाता है कि ये बात उन्होंने कहा था। दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम फॉरेन कंट्री, जब मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, यानी मतलब इच्छा जगता है उनको, चाहता हूँ कि हिंदुस्तान देखूँ, हिंदुस्तान जाऊँ। वाइल इन मुंबई, जब मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ओनली फॉर थिंक बनारस एंड द होली सिटी होली गंगा। तो जब मैं मुंबई में होता हूँ तो फिर बनारस और होली गंगा की याद आती है। लेकिन जब मैं बनारस में होता हूँ, वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, यानी कि जहाँ से पैदाइश हुई थी वहाँ का याद आता है। तो कितना अपने सिटी के बारे में लव और अफेक्शन ये दिखाता। बाद में ये शेखर गुप्ता है इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने पूछा था उनको कि व्हेन पार्टीशंस हैपन डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग पाकिस्तान। बिस्मिल्लाह खान ने कहा गॉड फॉरबिड, भगवान करे, मी लीव्स बनारस, मैं अब बनारस छोड़ दूँ, नेवर। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैंने एक बार गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, मैंने बॉर्डर क्रॉस करके बस ये कहने के लिए था आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे रुका, सेड नमस्कार टू पाकिस्तान इन एंड सलाम वालेकुम टू इंडियंस, यानी कि वहाँ पर नमस्कार कह करके चला है। तो इस तरीके से उनको एक इंटरव्यू में कहा था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का लाइफ है वो एक परफेक्ट जो हम लोग का कल्चरल हेरिटेज है। हेरिटेज क्या होता है? जो पुराने चीज़ है हम लोगों का, पुराने जो रीति रिवाज है, ये सब चीज़ें हैं, उस चीज़ को हम, वो इंडिया का। वन दैट effortlessly accept that the devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning in the काशी विश्वनाथ टेम्पल, यानी जो हम लोगों का जो है ना कि सब धर्म संभाव लेकर के चलने की, सबको एक साथ लेके चलने की, चाहे किसी कम्युनिटी किसी कौम का हो, तो यही बात कर रहे हैं। ये जो हमारा हेरिटेज है, इंडियन हेरिटेज है, वो ये दिखाता है कि वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवोट मुस्लिम, यानी कि एक मुस्लिम जो डिवोटी थे, डिवोट का मतलब क्या होता है? जो कि अपने डिवोटी में बिलीविंग स्ट्रांगली इन द रिलीजन, यानी कि जो अपने रिलीजन को विश्वास करते थे, उस तरह के मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सेनाई एवरी मॉर्निंग इन द काशी विश्वनाथ, कि वही मुस्लिम जो अपने धर्म में विश्वास करते हैं वो आराम से आकर के टेम्पल में, विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाते थे। तो कितना हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग में कितनी भाईचारा है, यही चीज़ भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ट अवे, मैंने यही कहा था कि 2006 में उनकी मौत होगी, 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 after a prolonged illness, and he was given the state funeral and the government in India declared one day the national mourning, यानी कि भारत सरकार ने एक दिन की मॉर्निंग की और जो स्टेट था वो जो था was given a state funeral। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर
ख़त्म होता। बाकी अगर इसमें किसी लाइन में आप लोगों को कहीं दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और मैं क्वेश्चन आंसर या बाकी चीज़ बाद में डिस्कस करूँ। फिलहाल अभी चैप्टर को मैं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बाद। टिल द टाइम हैव ए गुड डे।